हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वीकली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर की 15 से लेकर 21 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। ये सारे करंट अफेयर्स किस किस के लिए यूजफुल होने वाले हैं आपके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई सी भी एंड रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको करंट अफेयर्स हेल्पफुल होंगे। और मैं कहता हूँ बहुत कम टाइम में आपको मैं सबसे अच्छे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडेक्स और रिपोर्ट्स। यहाँ के पहला सेक्शन है। इस सेक्शन में जो अभी नई इंडेक्स निकली है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं GII 2025, जिसमें इंडिया की रैंक राइज हुई है 139 देशों में से, 139 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कितनी है? 38 रैंक है इंडिया की। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक बढ़ी है, अच्छी रैंक है। इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन ऑन इनोवेशंस, इनोवेशन से रिलेटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक एंड इंडिया ग्लोबल पोजिशंस। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है, इनोवेशंस कौन कौन से हुए हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड्स के बारे में कहाँ कहाँ हुआ है, साइंस एंड टेक। और इन पैरामीटर की बेसिस पे इसमें रैंकिंग की जाती है। इसमें इंडिया की रैंकिंग पहुंची है 38 रैंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को टेंटिव लिस्ट नेचुरल हेरिटेज साइट्स, 7 न्यू नेचुरल हेरिटेज साइट्स एडेड। 7 न्यू नेचुरल साइट्स को ऐड किया गया है, जिसमें डेक्कन ट्रैप्स, जिसमें पंचगानी, महाबलेश्वर, सेंट मैरी आइसलैंड क्लस्टर, मेघालयन एज केव्स भी है, नागा हिल्स है ना, ईरा मैटी रिबेलो है, टायरोमा हिल्स है, वारकाला क्लिफ्स है। ठीक है, तो इसमें आपने एक बात नोटिस करोगे, पहले 62 थे, अब 69 हो चुके हैं, 7 और ऐड हो चुके हैं। हमें स्पेशली याद होना चाहिए कहाँ पर कौन कौन चीज़ है। तो डेक्कन ट्रैप में आपके पंचगनी और महाबलेश्वर है, सेंट मैरी आइसलैंड क्लस्टर है, मेघालय के मेघालयन एज है ना, ईज केव्स है, नागा हिल्स है, एरामिटी, ये सब आपको नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को टेंटिव लिस्ट के अंदर से आपको चीज़ें आप पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कौन कौन से में ऐड करें नए कि नहीं। और ये भी याद होना चाहिए कि 62 थे पहले, अब 69 हो चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लिस्ट जो है जानकारी देती है एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की और ज्योग्राफिकल हेरिटेज वगैरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट से बात क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी टॉपिक मैं सारे मेन क्राइटेरिया और कैटेगरीज लेकर आया हूँ यहाँ पे। अपॉइंटमेंट किस किस की कहाँ कहाँ किस किस में अपॉइंटमेंट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ था 9 सितंबर को। तो उस 9 सितंबर को जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आया 12 सितंबर को, कि मैंने ऐड करा है जानबूझ के। तो CP राधाकृष्णन ये हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 15th क्वेश्चन पूछता है कि CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है। तो 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हमारे चुने गए हैं। और आपको पता है कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन होंगे? आपके CP राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं कि ये आपके सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है प्रेसिडेंट के बाद में। इसमें केवल और केवल कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? ओनली MPs, फर्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ टू प्रेसिडेंट। और इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़, जिन्होंने क्या करा, अपने आप खुद ही स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। अब आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? किसको देता है? और एक चीज़ और हिंट में दे रहा हूँ आपको, इससे अपर पोस्ट है जो कि फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री होता है, पहला आदमी जिसको बोलते हैं, भारत का पहला नागरिक जिसको हम कहते हैं, वो होता है। दूसरी बात, जिसको अपॉइंट CGI भी करता है, उस आदमी को ही अपना इस्तीफा देता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में नाम लिखना है। कमेंट सेक्शन में अभी जस्ट जल्दी से जाकर लिख दीजिए। दूसरी चीज़ थी कि मणिपुर की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, जिनका नाम है जस्टिस M सुंदर। 15 सितंबर को ये इनकी अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट अंडर कॉलेजियम सिस्टम। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, आपके जो बड़े कोर्ट्स के जो जस्टिस है ना, जो आपके न्यायालय के अधिकारी है, उनका
अपॉइंटमेंट होता है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 217 के थ्रू। ठीक है, और एक और चीज़, हाँ वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स भी आपको मेंशन करने हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल्स आता है। मैं आपको बता देता हूँ 60+ ऊपर के आर्टिकल्स में ही वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है। तीसरी चीज, सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अमित खरे रिटायर्ड आईएएस है, इनको क्या करा, सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, इसके अलावा राजेश्वर सिंह रिटायर्ड है, ये भी आईएएस रिटायर्ड है, चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान का अपॉइंट किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के लोगों के लिए। अगर आप आरपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन या फिर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसको अपॉइंट किया गया राजेश्वर सिंह को। ठीक है, न्यू ये वाली जो अपनी एनएससी गवर्निंग बोर्ड जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसके जो चेयरमैन है किसको अपॉइंट किया गया, इंजिति श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से हम बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आईआईटी इंदौर डेवलप लो कॉस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आईआईटी जो इंदौर है उन्होंने लो कॉस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का चालू करा है। ठीक है, इसमें है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। आईआईटी इंदौर हैज़ डेवलप्ड माइक्रो प्लाज्मा मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम बोलते हैं एमपी मैम। तो आपसे पूछ सकते हैं एमपी मैम टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो यह माइक्रो प्लाज्मा मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से। अ चीपर वे टू 3D प्रिंटिंग मेटल पार्ट्स, सबसे सिंपल और चीपर वे होता है आपके 3D प्रिंट कर कौन से मेटल पार्ट्स को बनाने का, और इसमें लो एनर्जी कंजम्पशन, प्रोसेस में एनर्जी भी कम लगती है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से देखी, हमने यहाँ से देखा कि किस तरह से अभी एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसको बोलते हैं एमपी मैम। क्योंकि इसका खासियत क्या है कि लो एनर्जी कंजम्पशन होता है इसमें, और लेस हार्मफुल एमिशंस होते हैं, फास्टर फैब्रिकेशन, जल्दी बन जाती है, 3D प्रिंटिंग वाली प्रोसेस है। आपको याद रखना है एमपी मैम जो प्रोसेस है किसके रिलेटेड है, 3D प्रिंटिंग प्रोसेस रिलेटेड है, किसका, मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसका यूजफुल कहाँ हो सकता है ये भी मैंने यहाँ मेंशन करा है, एरोस्पेस में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, डिफेंस, जल्दी से जल्दी अगर बंकर हमको बनाने तो उससे आप बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, इंडस्ट्री टूलिंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो बहुत पुराना करंट अफेयर है उसके अंदर, कि आपको बताओ पहला ऐसा 3D प्रिंटिंग जो 3D प्रिंटर से बनाया हुआ अपना पोस्ट ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। तो ये इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमने देखा एरोस्पेस में काम आ जाएगा, मेडिकल इम्प्लांट्स में काम आ जाएगा, डिफेंस में काम आ जाएगा, इंडस्ट्री टूलिंग में काम आ जाएगा। तो डिफरेंस, और मेक इन इंडिया का तो वो सबसे बढ़िया उदाहरण है ये वाला। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो कि एमपी मैम एक टेक्नोलॉजी है जिसको अभी आईआईटी इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया है, और जिसका काम क्या है, आपकी 3D प्रिंटिंग के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आपके माइक्रो प्लाज्मा मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिसका काम क्या है, आपके मेटल्स पार्ट्स का 3D प्रिंटिंग हो सकती है। बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, यूपीएससी वालों को, एसएससी वालों को भी। और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों को क्वेश्चन पूछ सकता है एमपी मैम क्या चीज़ है, तो याद रखना माइक्रो प्लाज्मा वाली, है ना। दूसरा है फोल्डेबल इको फ्रेंडली एल्यूमिनियम आयन बैटरी डेवलप बाय बेंगलुरु साइंटिस्ट। देखो कितना ज़्यादा डेवलप हो चुकी साइंस कि हमारी जो बैटरी होती है एल्यूमिनियम आयन बैटरी, वो इस तरह की डेवलप की गई कि फोल्ड हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए किसने डेवलप करी, तो बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करा है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास इसमें चीज़ है नहीं। और कौन सी बैटरी है, एल्यूमिनियम आयन बैटरी जो है उसको फोल्डेबल बनाया है। ठीक है, एक आता है AMTZ लॉन्चेस आई पासपोर्ट फॉर एसिलेटिंग मेडटेक इनोवेशन। तो AMTZ का मतलब है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। इन्होंने क्या लॉन्च करा है, इन्होंने लॉन्च करा है एक आई पासपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं इनोवेशन पासपोर्ट सिस्टम, टू हेल्प मेडटेक, हेल्प टेक और इनोवेटर मूव फास्टर। ठीक है, तो ये इसका है, इसका काम हो सकता है हेल्थ टेक इकोसिस्टम में इसकी हेल्प हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प हो सकती है, इंक्यूबेशन में हेल्प हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेक इन इंडिया वाली बात, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चौथी चीज, कॉल फॉर मोर रिसर्च फॉर इन इमर्जिंग टेक बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एडमिन। तो ये आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने ऐड कर दिया आपको अगर कुछ काम करेगा। अभी देखिए मोबाइल साइंस बस इन बिहार। तो मोबाइल साइंस जो है बस चालू कहाँ गई है, बिहार में नीतीश कुमार ने इसको स्टार्ट करा है।
mobile science bus with interactive scientific exhibits etc. to promote science awareness, especially in rural unders कि जो क्या बोलते हैं अनडेवलप्ड एरियाज है ना, रूरल एरियाज वगैरह में, वहाँ पर इनको प्रमोट करने की कोशिश करेगी। किस तरह के बस? मोबाइल साइंस बस, जिसमें आपको क्या है, साइंस के बारे में नॉलेज देने का काम कर रहा है, साइंटिफिक और साइंस अवेयरनेस का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। साइंस सिटी इनॉग्रेट इन पटना, पटना में साइंस सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है। A new city was opened up with the advanced facility for youth education, public interaction with scientific exhibits. इसमें स्टेम टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। स्टेम एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, आपके डिफरेंट एजुकेशन और मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हम एक संग यूटिलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेम एजुकेशन। और थोड़ा सा डिफेंस की हम बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर को भी मैं लेकर आया हूँ। डिफेंस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईआईटी कानपुर ने अभी एक वर्कशॉप करी थी, जिसके अंदर क्या करा है, ह्यूमन सेंट्रलाइज्ड या फिर ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन इन डिफेंस, ये एक वर्कशॉप हुई है। कहाँ पर हुई है? आईआईटी कानपुर में। इसका गोल क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है इंटीग्रेटिंग एचसीडी प्रिंसिपल इनटू इंडियाज डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। तो एचसीडी के जो प्रिंसिपल हैं वो आपके किसमें? इंडिया डिफेंस इनोवेशन सिस्टम में आपको डालने का काम है। शिप टेक्नोलॉजी सेंटर एट विशाखापट्टनम, तो शिप टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ खोला गया है? आपके विशाखापट्टनम में खोला गया है, जहाँ पर स्पेशली शिप के रिगार्डिंग जितनी टेक्नोलॉजी है उनके लिए एक स्पेशल सेंटर खोला गया है, वो है विशाखापट्टनम में। दिस सेंटर विल हेल्प बूस्ट कैपेबिलिटी इन शिप डिज़ाइनिंग। इसका क्या क्या मेजर, इसका जो एडवांटेज क्या है कि जो सेंटर है वो हेल्प करेगा कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए। इसमें शिप डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्प करेगा, है ना। कैपेबिलिटी मतलब आप शिप की और किस तरह से उसको और एडवांस कैसे बना सकते हो, यहाँ पर सेंटर पर किसी का काम होगा, प्रोडक्शन होगा, काम होगा, रिसर्च का काम होगा, स्किल्ड होगा, मैन पावर फॉर मैरीटाइम डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। एक तरह से नेवल पावर को और मेजरली इंक्रीज करने के लिए ये सेंटर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब शिप्स हमारे पावरफुल होंगे तो नेवी, जो हमारी नेवल फोर्स है, वो पावरफुल हो जाएगी। तो एक बीएसएफ की ट्रेनिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जिसको बोलते हैं ड्रोन वारफेयर। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें ड्रोन की जो आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान से जब हमारा लास्ट पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद में आपने देखा कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ बहुत से ड्रोन्स का अटैक हुआ, और आपने देखा कि ड्रोन के थ्रू ही बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होती है जो सप्लाई होती है। तो हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, उसकी मेजर ड्यूटी आप देखते हो कहाँ पर? राजस्थान वगैरह के एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर तक आप जा सकते हो, वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उनको जब तक ये ड्रोन वारफेयर वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, तो उनका ड्रोन का जो किस तरह से जो सामने वाले विदेश के जो ड्रोन्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं अटैक करने के लिए, जब तक उनके टेक्नोलॉजी को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम एक लिमिट तक टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ड्रोन वारफेयर एक ऐसी ट्रेनिंग है, सिलेबस में ऐड करा गया है, जिसमें स्पेशली काम किया है ड्रोन्स की नॉलेज देना है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशन एंड काउंटर ड्रोन टैक्टिक्स विच रिफ्लेक्ट हाउ UAVs drones are increasingly considered central to border security। तो किस तरह से ड्रोन का आजकल आपको पता है मेजर रोल हो चुका है लड़ाई में। ऐसे इंडिया ने भी जो पाकिस्तान पर अटैक करे तो ड्रोन से अटैक हुए थे, इंडिया ने भी करे थे। रीज़न क्या है इसमें? आपको इंसान की लाइफ बचती है, तो आपके इंसान को आपको भेजना नहीं पड़ता, ड्रोन्स के थ्रू ही डायरेक्ट आप, अगर आप किसी स्पेशल एरिया में आपको अटैक करना है, मान लीजिए ये कंट्री है और ये दूसरा कंट्री है, इस कंट्री में अगर ये अपने लोगों को भेजेगा तो लोगों को, एक तो अगर देश में भेजेगा तो आपको पता है यहाँ पर अटैक भी होगा, लोग मरेंगे भी, इस देश के सैनिक मरेंगे। लेकिन वहीं अगर ये ड्रोन्स भेजेगा तो यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो साइंस का यूज़ कर अपने लोगों को बचा भी सकता है, अपने सैनिकों को बचा भी सकता है ना। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है बीएसएफ के लिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म जो भी आया, जीएसटी बचत उत्सव, ये जो वीक है ना, इस वीक में हम क्या करना है, कोशिश कर रहे हैं कि अभी पीएम मोदी ने ये चीज़ लॉन्च करी है, जिसको बोलते हैं जीएसटी बचत उत्सव। इसमें जीएसटी कम लगेगी, जैसे कि कुछ आइटम्स है जिन पे जीएसटी पहले ज़्यादा लगती थी, उन आइटम्स पे जीएसटी बहुत कम कर दी गई है, जिससे लोगों के लिए खरीद, जब जीएसटी कम होगी तो क्या होगा, सामान आप आराम से खरीद सकते हैं। तो आपको पता है, एक बात पता है, जीएसटी दो तरह के टैक्सेस होते हैं। हम टैक्सेस की हम बात करते हैं, दो टैक्सेस होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स,
एक होता है डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका नाम होता है जीएसटी। आप जीएसटी कहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स होगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सबको ही पे करना है। सबको ही पे करने का मतलब है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये प्रोग्रेसिव वे में नहीं है कि जिससे इनकम के बेसिस पे टैक्स लगता है, तो एक प्रोग्रेसिव वे होता है, बट ये रिट्रो प्रोग्रेसिव वे है ना। तो उसमें आपको सबको ही पे करनी है। तो जीएसटी अलग अलग लगेगी, अलग अलग हिसाब से नहीं लगेगी। मतलब कि पहले जो मेडिसिन, सॉप, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेल्थ है ना, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे जो लगती थी, उन पे बहुत कम टैक्स जीएसटी कर दिया है, या तो वो फ्री कर दिया है या फिर ओनली 5% टैक्स लगेगा उन पे। ठीक है, तो ये जीएसटी रिफॉर्म वाली चीज़ थी। अब आता थी एशिया कप। स्पोर्ट्स से हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स रिगार्डिंग सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट चल रहा है वो एशिया कप है। एशिया कप कौन होस्ट कर रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है। वेन्यूज़ क्या है, कोलंबो, मोबेंटोटो एंड कैंडी। ये सब कहाँ पर है, आपके साउथ अफ्रीका में। कौन सा एडिशन है, 16th एडिशन है। अब आप यहाँ पर देश खरीद सकते हैं, कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एशिया कप में। जिसमें आपकी यूएई है, आपके बांग्लादेश है, आपके आपके ओमान भी है ना, आपके हांगकांग भी है, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, इंडिया भी है। तो टोटल मिला के 8 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि 2 साल के अंदर होता है, बाइनियल इवेंट है ये। साल के 2 साल, हर 2 साल बाद होता है। और 1984 में इसको यूएई में स्टार्ट करा था। ठीक है, अंडर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर है ना। इसमें पार्टिसिपेट वाली टीम कौन कौन सी, इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, और बाकी ये वाला कौन सा एडिशन है, ये तो 2016 का एडिशन तो है यहाँ पे, सॉरी 25 का एडिशन तो है इसमें। तो ओमान वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यहाँ पर टोटल इंडिया ने कितने टाइटल जीते हैं, 8 टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, हम तो आज के करंट अफेयर्स में आपको इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।